दूसरे सत्र के लिए मैं बहुत ही ऊर्जावान हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर किशोर दुबे जी जो महाराष्ट्र से हैं और इस योगाहार कार्यक्रम में आपका पूर्ण मार्गदर्शन किसानों को, वैज्ञानिकों को, योग साधक हमारे भाई बहनों को मिलता है। उनको मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जो सामाजिक स्थिति, किसानों की समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और चिंतन करते रहते हैं, उनके हम उद्गार सुनेंगे और हमें आप सब मार्गदर्शन प्रदान करें हम सबको कि हमको क्या करना है, हम किसान भाइयों को कैसे आगे बढ़ना है, समृद्ध कैसे बनेंगे, हमारी आमदनी कैसे दुगनी होगी और सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के हित में। इस विषय पर हम आदरणीय किशोर दुबे जी को आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सबसे पहले तो आज आषाढ़ी एकादशी है। महाराष्ट्र में और देश में बहुत बड़ा त्योहार होता है विट्ठल रुक्माई जी का, तो इसके मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर की कृपा हम सब पर, हमारे परिवारजनों पर, देश पर और विश्व के नागरिकों पर बनी रहे। दूसरा मैं चाहता था, जैसा कल आपने बोला, कि इसमें प्रबुद्ध जन, हमारे रोज की कम से कम वैज्ञानिक है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, विचारक है, वह सभी इसमें उपस्थित रहे। अभी शायद 7 बजे होंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। 5-7 मिनट का समय है, क्योंकि पवन सर जी भी इसमें नहीं आए हैं और हमारे जो विनोद भट्ट जी है, रवि आदित्य जी है, उनियाल जी है, मार्केटिंग में, मतलब जो लोग इस स्थिति में रोज आते हैं, वह यदि सब बातें सुने तो निश्चित रूप से जैसा आप चाहते हो कि उस पर बहस हो सकती है, उस पर चर्चाएं हो सकती है, अलग अलग विचार आ सकते हैं और उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हमारी मर्यादाएं है, इस तरह का जो विचार होना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि 7 बजे अपन क्लास शुरू करें। हालांकि आपने बोल दिया है तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि 5-7 मिनट अगर रुक जाते हैं और ये यदि लोग या और भी कोई लोग जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा और जो भी आगे की बात करना है उसमें सुविधाजनक होगा। जैसा कि मैं कई दिन से जो आवाज सुन रहा था, और आवाज जहाँ पे मतलब कई बार वो जो अभी प्रस्तुति नहीं हो पाई हीरालाल जी से, तो अगर वो 2 मिनट में कुछ करते हैं तो जरा प्रस्तुति हम सुन भी लेंगे और तब तक अगर कुछ प्रबुद्ध जन हमारे जुड़ जाते हैं तो ठीक है, वरना हीरालाल जी की बात खत्म होने के बाद मैं मेरी बात शुरू करूंगा। ऐसी मेरी गुजारिश है। मुन्नीलाल जी, आप मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय महोदय जी, सादर प्रणाम। इस योग कक्षा में जुड़े सभी महान भावों को, योगी जनों को, कृषि वैज्ञानिकों को, उनके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। ये आपने मेरा नाम लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद। थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन चाहूंगा कि मुझे किस संदर्भ में, क्या अभी 2-3 मिनट के लिए क्या बात रखनी है। किसी भी संदर्भ में रखिए आप, क्योंकि आपकी आवाज और चौपाई जो आप बोलते हो और किसानों की भलाई के लिए अगर कुछ बात है तो वो भी कहिए, कोई हरकत नहीं। योगाहार कार्यक्रम के लिए या कुछ भी तो सुना दीजिए आप, जी सुनना चाहते हो कुछ नहीं। जी जी, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आज के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, जो चूंकि ये अपना योग पर भी चर्चा होती है, आहार पर चर्चा होती, आहार विहार से लेके खान पान और जो भी हमारा आचरण है, उस सभी विषयों को हम छूते हैं। और जो हमारे देश के आसपास जो घटना घटित होती हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।
और हम उनसे छूते नहीं रहते हैं। तो काव्य रूप में तो वर्तमान में तत्काल में उपलब्ध नहीं है। मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ आज की योगाचार्य स्नेहलता जी को। उन्होंने इतने ऊर्जा के साथ, और शरीर उनका काफी मोटा दिख रहा था, इतनी हेल्थफुल होने के बाद भी जो उनके शरीर में जो लचीलापन था, जिससे उन्होंने कठिन आसन दिखाई, भूनमनासन तक। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, आभार उनको जुड़ने के लिए, बताने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। थोड़ी सी मैं 2 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा। जो हमारे ये प्रदेश है, बगल का प्रदेश है, छोटा सा देश है श्रीलंका, उसमें जो घटनाक्रम हुआ है उसका, उसके पहले जो आज से 15 दिन 20 दिन पहले जो बात हो रही थी, उस पे उन्होंने ये कि गलत मैसेज डाला जा रहा था उस देश के लोगों द्वारा, और हमारे कुछ विघ्न संतोषी लोग जो हमारे देश के हैं उनको द्वारा भी। ये जो हमारा प्रयास चल रहा अपने देश में योगाहार के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर, जैविक कृषि के ऊपर, उसको आगे ना बढ़ पाए, वो हतोत्साहित हो ये कार्यक्रम। एक नकारात्मक विचार डाला गया था कि श्रीलंका में पूरा जोर एक साथ इकट्ठा जैविक खेती पर दिया गया, और जैविक कृषि जब करते हैं तो उसमें जो लाभ मिलता है उसके आगामी साल, 2 साल, 3 साल बाद मिलता है। इस तरह से नकारात्मक विचार फैलाया गया। अब कल के संदर्भ जो हमने देखा है, जब ये विचार नहीं चल पाया, और मैं मानता हूं कि देश में जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा जो हमारी इस योगाहार कार्यक्रम के द्वारा फैली हुई थी, इस नकारात्मक ऊर्जा को ने लौटा दिया, वापस कर दिया हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के द्वारा। तो दूसरा जो ट्रेंड चला है, दूसरी जो बात चलाई गई है, अब ये चलाया गया है कि इस तरह का जो काम, जो योजना चलाई जा रही देश में वर्तमान सत्ता द्वारा, राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न प्रकार की जो फ्री की सेवाएं हैं उनकी वजह से हो रहा है। और बहुत ही जल्दी जो दशा, दुर्दशा श्रीलंका में हो रही है वो इंडिया में होने वाली है। इस तरह का ये विचार चलाया जा रहा है। तो हमारा कहना यही है कि इस योग कक्षा में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, और हमारे जो प्रचार है, प्रसार है योग आहार के बारे में, जैविक खेती के बारे में, इसको और आगे बढ़ाना है, और पूरी शक्ति से बढ़ाना है, पूरी ताकत के साथ लगना है, ताकि इस तरह की किसी तरह की मनोदशा ना हो हमारे आपके बीच में, और लोग अधिकतम सकारात्मक हों, इसमें जुड़ते जाएं। आज के लिए इतना ही। 7 बजने वाले हैं, शायद पवन सर भी जुड़ने वाले होंगे या जुड़ गए होंगे। आपने मुझे अवसर दिया। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय हेयरलाल जी। आपने जो बात रखी है बहुत ही देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का यह संदेश है कि जो योगाहार कार्यक्रम में जो विद्वान जन जुड़ते हैं, आज जो विषय पर वो चर्चा करेंगे उस पर उनका सुझाव अपना उसमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, सिर्फ सुनते ना रहें, वो बीच बीच में अपनी बात भी रख सकते हैं ताकि इस बात का निष्कर्ष निकलता रहे। ऐसा हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी का आह्वान है। तो सदन में मैं चाहूंगा, 7 बज गए हैं, सभी उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे भुवनेश्वर राय जी उपस्थित हैं, रवि आदित्य जी उपस्थित हैं, और कुलदीप पुनियाल जी, सभी जन उपस्थित हो रहे हैं, और दिनेश जी सेमवाल जी उपस्थित हैं सभी, और अन्य लोग भी हमारे जो सिसोदिया जी हैं, नीलकंठ सावले जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, और हमारे बिट्टी यादव जी उपस्थित हैं, उमाशंकर जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे आदरणीय किशोर दुबे जी को सुने, और उसके बाद हमारा उसमें जो जोड़ना होगा, जो सुझाव होगा, वो हम चर्चा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे। हाँ, धन्यवाद मुन्नी भाई जी। मित्रों, आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं वह बात किसी किताब से कॉपी एंड पेस्ट वाली नहीं है, किसी विचारक ने अकेले में लिखी हुई या किताब में बताई हुई ऐसी भी नहीं है। यह तो हमारी 40-50 साल में किसानों के प्रति जो हमने दशा, दुर्दशा
देखी है उस पे क्या निचोड़ हो सकता है, इसके लिए कई जगह पे कई लोगों के साथ में बचपन से ही मैंने जो चर्चा परिचर्चा की और उसके फलित क्या होते हैं क्या नहीं है, यह देखने का मुझे सुअवसर मिला। पहले तो मिला विनोबा जी के कार्यकर्ताओं के साथ में। मुझे बचपन से आदत थी कि विचारकों के साथ में जाए करके तो पवनार आश्रम में मैं जाता था, और विनोबा जी जब जीवित थे तब उनके सहयोगियों के साथ में जो बातें होती थी सर्वोदय के माध्यम से, तो वहां पे भी किसानों की बातें होती थी, तो वह एक प्लेटफॉर्म था। दूसरा, जयप्रकाश जी नारायण जिन्होंने समग्र क्रांति का आंदोलन चलाया था, उनके सहयोगियों के साथ में कई वर्ष मैं उनके साथ में रहा, और वहां पर भी किसानों की और भारत के गरीबी की जो बातें चलती थी, उनको निकालने के रास्ते क्या है, उसमें बातें होती थी, उसका भी मुझे अनुभव मिला। शरद जोशी जिन्होंने देश में किसानों का पहला संगठन बनाया, तो 1978 से मैं करीब 2000 तक उनके साथ में रहा, उनके सभी कार्यकलापों को मैं नजदीक से देखता रहा। आज जो राकेश टिकैत का नाम सभी जानते हैं, उनके पिताजी के साथ महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में बात करने का मुझे अवसर मिला। नंदियार स्वामी करके दक्षिण के किसान नेता थे, उस जमाने में बड़े नेता थे, तीन ही बड़े नेता माने जाते थे, महेंद्र सिंह टिकैत, शरद जोशी और नंदियार स्वामी। उनके साथ भी बात करने का मुझे मौका मिला। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बोल दिया कि यह कोई किताब में बात है और उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी बात में है। और साथ ही मैंने खुद खेती की है, खुद खेती करता हुआ आज भी गांव में जाता हूं, आज भी मेरे पास में खेती है। खेती के सभी ऑपरेशंस, बैलों से लेकर तो सिंचाई तक के सभी मुझे खुद को आते हैं, और उसका अनुभव मैंने लिया है और आज भी लेता हूं। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी क्लास में बोलता हूं कि सबसे पहले मैं किसान हूं, बाद में मैं वैज्ञानिक हूं। तो ये सब जो अनुभव है, ये निचोड़ है, और ये निचोड़ के आधार पर, और योगाहार क्लास, अब योगाहार में और पतंजलि के साथ में भी आप लोगों के साथ में मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूं, और योगाहार में तो पहले दिन से अभी तक रोज ही जुड़ता हूं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी चर्चाएं होती है, और उसमें भी कई लोग अपने अपने अनुभव देते हैं। वह भी एक बैकग्राउंड मेरे साथ में है, और इसके आधार पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरी गुजारिश है कि मैं पूरे विचार यहाँ पे रख दूं, उसको 15-20 मिनट जो भी लगेगा, क्योंकि मैंने उस तरह से कैलकुलेशन नहीं किया है। सिर्फ निचोड़, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या हो रहा है, यह बात मैं रख दूंगा। उसके बाद में उस पर आप निश्चित रूप से चर्चा करें। चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से उस विषय का अपडेटिंग होता है, उसमें सुधार आता है, और भी अच्छे आयाम उसमें जोड़े जाते हैं। इस बैकग्राउंड के साथ में या प्रस्तावना के साथ में मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। जितने सरल शब्दों में रखना पॉसिबल है मुझे, उतने सरल शब्दों में ही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों की आय में वृद्धि करना यह हमारा सबका मकसद है। किसानों का इनकम बढ़ना चाहिए, इसी के लिए आप और हम और भी जो जितने सोशोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तो जिनको जिनको लगता है कि भाई किसानों की आय बढ़नी चाहिए, किसानों का इनकम बढ़ना चाहिए, इसके लिए कई परियोजनाएं रखी जाती है, दी जाती है। मैं उन सबको 3 तबकों में बांटता हूं आसानी से समझने के लिए। कि समझो एक 3 मंजिला मकान है, और 3 मंजिले मकान के छत पे मेरे को चढ़ना है। तो पहला मंजिल रहेगी, उसके बाद पहले मंजिल से मैं दूसरे मंजिल पे जाऊंगा, दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल पे जाऊंगा, और फिर तीसरी मंजिल पार करके मैं छत पे जाऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि तीसरे मंजिल के छत पर यदि हम जाएंगे, वहां पर अगर पहुंच सकते तो ही किसानों की गरीबी हट सकती है। इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं।
अब ये 3 मंजिल क्या है? पहली जो मंजिल है, पहले मंजिल के बारे में ही बहुत सारा कहा जाता है कि किसानों का उत्पादन बढ़ना चाहिए। किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए ढेर सारी यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स है, प्राइवेट संस्थाएं है, और ये सभी पहले मंजिल की ही बात करते हैं। पहले मंजिल पे क्या क्या होना चाहिए भाई? ये खाद यूज करो, उस तरह से दवाई का छिड़काव करो, उस तरह से देसी बीज यूज करो या फिर उन्नत बीज यूज करो, सब बातें पहले मंजिल की चलती है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि तीसरे मंजिल के छत पे चढ़ना। लेकिन ढेर सारी बातें जो होती है वो सिर्फ पहले और पहले ही मंजिल के बारे में होती है। इसमें क्या बताया जाता है कि भाई आपकी उपज बढ़ाना है। आपकी उपज अगर बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, आप 4 क्विंटल लेते हो, वहां पे 6 क्विंटल लो, 10 क्विंटल लो, 12 क्विंटल लो, उसके लिए ये खाद यूज करो, वो छिड़काव करो, आदि आदि। यह एक बताया जाता है। दूसरा पहलू जो बताया जाता है कि हाँ, आप इनकी जो लागत खर्चा जो है वो लागत खर्चा कम करो। निश्चित रूप से लागत खर्चा कम करने का प्रावधान जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से कहा गया है वह एक सराहनीय कदम है, और निश्चित रूप से वह कदम बहुत अच्छा है। पहला भी कदम, मैं उसको नकारता नहीं हूं कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो भी संभावित तरीके हैं, सस्टेनेबल या शाश्वत तरीके हैं, उनको भी हमने स्वीकारना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सबके मन पे एक ही इम्प्रेस करना चाहता हूं कि सिर्फ पहले मंजिल के सब काम करके हम तीसरे मंजिल के छत पर नहीं चढ़ सकते। तो यह दूसरा कदम है। बाद में बोला जाता है कि भाई ग्रुप फार्मिंग करो, किसानों के समूह बनाओ, अकेले बनोगे तो लूटे जाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो किसानों के समूह बनाने चाहिए, किसानों में जागृति लानी चाहिए। फिर ये ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से बोलो, चाहे वो स्वयं सहायता गट हो, कोऑपरेटिव्स हो, छोटे मोटे समूह हो, एफपीओ हो, ये सब क्या करते हैं कि ग्रुप फार्मिंग करना चाहिए, इसके बारे में प्रदर्शित करते हैं, दिशा दर्शित करते हैं। निश्चित एक सराहनीय कदम है, उसको भी हम स्वीकारेंगे। मार्केटिंग और हार्वेस्टिंग का जो प्रोडक्शन है कि भाई कई बार कहा जाता किसान अपना माल ऐसे ही लेके जाते, उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग नहीं करते और उसको बराबर करना चाहिए। बिल्कुल आवश्यक कदम है, उसे भी हम नकारने की बात नहीं करते, वह भी स्वीकार्य चीज है। और उसके लिए जो मार्केट और स्टोरेज होने चाहिए तालुका स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं अवेलेबल है कहीं नहीं अवेलेबल, तो वो होने चाहिए। भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी सरकार की तरफ से और जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से होने चाहिए। यह बोला जाता है। गवर्नमेंट की जो कृषि नीति है, 2-3 बार कृषि नीति बनी, 86 में बनी, 98 में बनी, उसके बाद में 2020 में बनी। इन सभी कृषि नीतियों में 2-3 प्रमुख चीजें बताई गई है। अलग अलग केंद्र सरकार ने, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने जो बनाई है, उसमें कहा गया, और ये सब मैं जो चीजें कह रहा हूं, यह सब चीजें जो कृषि नीतियों के बारे में गूगल पर अवेलेबल है, कि जहां पर आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या कदम बताए गए हैं और क्या क्या चीजें बताई गई है। 2-3 प्रमुख चीजें, मैं पूरी की पूरी नहीं पढ़ूंगा, उसमें 2-3 बातें बोली है कि भाई किसानों की आय बढ़ानी चाहिए। आय बढ़ने के लिए फिर बैंकों को ऋण देना चाहिए और बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, छोटे छोटे जो लैंड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं कि छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके उनमें मशीनीकरण करना चाहिए, आदि आदि। और इस तरह से उसमें एक चीज और बोली जाती है कि किसान जो रेगुलर अपनी फसल ले रहे हैं, उन फसलों से वो दूसरी फसलों की तरफ जाना चाहिए, जिसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। कि कोई अगर
गेहूं ही लगा रहा है तो उसको गेहूं छोड़ के दूसरी फसल की तरफ जाना ही है। अगर सोयाबीन लगाता है तो दूसरे तरफ जाना है। इसको फसल जो प्रचलित फसलें हैं तो प्रचलित फसलों से दूसरे तरफ जाना चाहिए, यह भी एक कदम बोला जाता है। मेरा कहने का मतलब यह सभी 8-10 जो पहलू मैंने बताए, यह सभी पहलू जो है हमारे पहले मंजिल से जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, ये और मैंने 8-10 बोले, इसमें और भी 20-25 जोड़े जा सकते हैं, 50 कदम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन वो सब पहले ही मंजिल के है। पहले मंजिल पे हम कितना भी रख रखाव करें, कितनी भी उसकी सफाई करें, हम घर में भी देखते हैं, पहले मंजिल का रख रखाव ठीक करने से हम तीसरे मंजिल के छत पर नहीं चढ़ सकते। यह बात हमारे ध्यान में बार बार आनी चाहिए कि वो नहीं हो सकता। अब अब दूसरे मंजिल की बात करें कि दूसरी मंजिल क्या बोलती है। दूसरी मंजिल है कि किसानों द्वारा उत्पाद किया हुआ जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग होना चाहिए। अगर गेहूं है तो गेहूं का भंडारण करो और गेहूं से आटा बनाओ, मैदा बनाओ, रवा बनाओ। अगर दाल है तो दाल से बेसन बनाओ आदि। अगर तिलहना है तो उससे तेल बनाओ, दलहन है तो उससे दालें बनाओ। इस तरह से जो प्रोसेसिंग होता है, यह हमारी दूसरी मंजिल है। पहले मंजिल से हमको दूसरे मंजिल पे जाना पड़ेगा। अब दूसरे मंजिल पे जो बातें हैं तो वहां पे क्या चित्र है आज पूरे देश में? पूरे देश में चित्र आज है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत कम है। होना ये चाहिए कि एक जिला लेवल पे या एक दो तीन छोटे छोटे जिले मिलके एक किसानों की पहुंच में होना चाहिए 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ज्यादा 50 किलोमीटर, कि वहां तक वो जा सके, पहुंच सके, तो ही वो अपना रॉ मटेरियल जो है साफ सुथरा क्लीन किया हुआ, वो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री को दे सकता है। दूसरी और चीज है, नहीं है ऐसी बात नहीं है कि अगर सब्जियां है तो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, हाट बाजार लगाएगा, लेकिन उससे कितने किसान सहभागी होंगे? मैं आम किसानों की बात करता हूं, मैं सिर्फ 1%, 2% किसानों की बात नहीं करता। मैं पूरे देश के जो आमतौर पर ज्यादा किसान हैं, कम से कम 85% सीमांत और छोटे किसान हैं, मैं 85% छोटे किसानों की बात करता हूं, जिसके लिए आप और हम सब रोज काम करते हैं और वही हमारा टारगेट है। ये छोटे किसान उसमें सभी सब्जियां लगा के, हाट बाजार लगा के अपना इनकम नहीं बढ़ा सकते। उनमें वही बात रहेंगी, सोयाबीन है, गेहूं है, कपास है, चावल है, ऐसे ही उत्पाद करेंगे। और इन्हीं उत्पादों की अगर व्यवस्था बराबर होती है, उसमें से अगर उनको पैसा मिलता है, तो ही उनका इनकम बढ़ेगा और इनकम जनरेशन होगा, तो ही ऐसे किसानों की जो हालत है, ऐसे किसानों की हालत में सुधार आएगा। उनके पारिवारिक जो भी जिम्मेवारियां है, बच्चे बच्चियों की पढ़ाई है, दवाई है, और भी उनके और घरेलू खर्चे हैं, उनमें अच्छाई आएगी और बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए आमतौर पर जो फसलें ली जाती है, उन फसलों का भंडारण होना चाहिए और उनके प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं। कृषि वैज्ञानिक दूसरे कदम के बारे में निश्चित रूप से जागरूक है, और कृषि नेता भी मानते हैं, राजनेता भी मानते हैं कि भाई यह होना चाहिए। लेकिन इसके लिए 2-3 महत्व के कदम है। कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए उसको रेगुलर स्टोरेज और रेगुलर चेन सप्लाई होना चाहिए। कोई भी अगर इंडस्ट्री डालेगा और उसको 3-4 महीना ही अगर रॉ मटेरियल मिलता है, अगर गेहूं के आटे की फैक्ट्री डाल दी और गेहूं 4 महीने में ही मिल रहा, तो 8 महीने क्या करेगी इंडस्ट्री? तो भंडारण की क्षमता होनी चाहिए कि वो रोज का अगर 50 क्विंटल या 1 टन चाहिए, तो 1 टन रोज उसको मिलना चाहिए, तभी तो फैक्ट्री चलेगी।
कम से कम आधे दिन या उसको ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो 360 में से 200 दिन तो चलनी चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री घाटे में चली जाएंगे। तो इस तरह से उनको चाहिए स्टोरेजेस और रेगुलर सप्लाई। तो इसकी यदि व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से फिर जैसा कि शुगर फैक्ट्री होती है उससे शुगर मिल रही है, दलहन है तो उससे दालें बन रही है, तिलहन है तो उससे तेल बन रहा है, रवा मैदा आदि चीजें बन रही है। ऐसी जो जिसको हम प्राइमरी प्रोड्यूस से लेकर तो सेकेंडरी प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, मतलब उसका कन्वर्शन करके जो पक्का मटेरियल बनता है, ये पक्का मटेरियल ज्यादा दिन तक हम स्टोरेज कर सकते हैं उसके अलग अलग विधियों को अपनाकर। तब हम सेकंड फ्लोर पे चढ़े, ये सेकंड फ्लोर पे आ गए, ऐसा हम बोलेंगे। यहां तक बातें बहुत सरल है। अब पहले फ्लोर से भी डायरेक्टली तुम तीसरे फ्लोर पे आ सकते, रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेके एक्सपोर्ट करने के लिए या बल्क भंडारण करने के लिए, या उसको प्रोसेस करके दूसरे मंजिल के माध्यम से भी आप तीसरे फ्लोर पे आ सकते। दोनों रास्ते हैं। पहले फ्लोर से भी डायरेक्ट तीसरे फ्लोर पे आने का सीढ़ी है, अपना पूरा माल वहां पे लेके आओ बल्क में एक्सपोर्ट के लिए या बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, या दूसरे फ्लोर के माध्यम से उसके छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से वो प्रोसेस किया हुआ दूसरा माल है उसको आप तीसरे फ्लोर पे लेके आओ। तीसरे फ्लोर पे एंट्री तो हो गई, सबसे बाधा जो है वो तीसरे फ्लोर पे है। अब तीसरा फ्लोर क्या है? तीसरा फ्लोर है कि तीसरी जो मंजिल है कि चाहे रॉ मटेरियल रहे, किसान ने उत्पाद किया हुआ जो माल है उसको अच्छे कीमत में बेचने का एक तीसरा फ्लोर है, बेचने के लिए, और उसे बेचने से जो इनकम आएगा तो ही तीसरे मंजिल के छत पे हम चढ़ेंगे। तो एक तो किसान ने उत्पाद किया हुआ जो माल है उसको हम अच्छे प्राइस में बेचे, अच्छे कीमत में बेचे, या दूसरे फ्लोर में जो प्रोसेसिंग किया है उसको हम बेचे। ये दोनों माध्यम से, मैं दूसरा फ्लोर इसलिए बोल रहा, कई बार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज होती है, ऑयल फैक्ट्रीज होती है, हमारे महाराष्ट्र में जो स्पिनिंग फैक्ट्रीज है, कॉटन फैक्ट्रीज है, बहुत बड़ा सेक्टर है कोऑपरेटिव्स का। तो ये दूसरे फ्लोर के माध्यम से वो आ सकते हैं। तो तीसरे फ्लोर पे एंट्री तो हो गई, लेकिन हमारा मकसद है कि तीसरे फ्लोर के छत पर चढ़ने का। अब होता क्या, और तीसरे फ्लोर पे ही गड़बड़ी है। मैं साफ सुथरे शब्दों में बोलता, सब गड़बड़ी तीसरे फ्लोर पे है। तीसरे फ्लोर तक आने दे दो, लेकिन तीसरे फ्लोर में चढ़ने नहीं देते उसके छत पर। क्या होता है वहां पे? एक तो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होता है कि तीसरे फ्लोर पे आने के लिए जो इंसेंटिव देने चाहिए वो इंसेंटिव दिए नहीं जाते कि भाई ठीक है, साफ सुथरा माल 5 टन 10 टन या 500 टन यहाँ पे लेके आओ तो उसकी बेचने की हम व्यवस्था करेंगे। इस तरह के सरकार के माध्यम से जो इंसेंटिव बाकी कई देशों में दिए जाते हैं, कई अमेरिका में भी दिए जाते हैं, बाकी देशों में भी दिए जाते हैं, यह इंसेंटिव जिसको बल्क स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं कि 100 टन 500 टन 1000 टन ऐसा माल लेके आओ, सरकार वो उसका भंडारण करेगी और उसको एक्सपोर्ट सरकार करेगी। और उस तरह के किसानों को वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी दो व्यवस्थाएं रहती है कि अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप उस व्यवस्था में माल दे सकते हो, अगर नहीं चाहते तो वो एक्सपोर्ट के काबिलियत जो उपज होती है उसका एक विशेष दाम देके किसानों को वहीं पे भुगतान किया जाता है। यह एक चीज। और तो वहां पे आप स्टोरेज में भी रख सकते हो या एक्सपोर्ट को डायरेक्ट दे सकते हो। यह एक व्यवस्था, इस व्यवस्था का अभाव हमारे देश में शायद कुछ चुने गिने जगह पे होगा, लेकिन मुझे तो भी ऐसी व्यवस्था अपने देश में नहीं दिख रही। यह भी बहुत छोटा हर्डल है। हर्डल की आप जैसा दौड़ते समय हर्डल की एक रेस होती है कि दौड़ते दौड़ते समय बीच बीच में उसको डंडे लगाए जाते हैं और वो डंडे से उसको उड़ी मारना पड़ता है, एक दूसरा तीसरा ऐसे पायलट डंडे जब वो पास करता है
तभी वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जिसको हर्डल रेस बोलते हैं। तो ये तो एक छोटी हर्डल हो गई, छोटा अटकाव हो गया। बड़ा अटकाव क्या है? बड़ा अटकाव आगे है कि तीसरे मंजिल की सीढ़ी न चढ़ने देने का। तीसरे मंजिल की सीढ़ी न चढ़ने देने का क्या है प्रावधान? और आपको शायद ख्याल में आएगा, कुछ प्रबुद्ध जनों को तो निश्चित रूप से आएगा, कि इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो अटकाव है, वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है कि हमको जीवनावश्यक कानून बना दिया है, और जीवनावश्यक कानून के अंदर में कुछ अलग अलग प्रावधान है। तो उसमें एग्रीकल्चर की चीजों को डाल दिया है, और एग्रीकल्चर चीजों को यानी उसमें दलहन है, तिलहन है, कपास का धागा भी है, अनाज है, प्याज है, आलू है, दूध है, शक्कर है। अब इनको एसेंशियल लाइफ मटेरियल्स कहा गया है। मैं एक छोटा सा सवाल प्रबुद्ध जनों के मन में निर्माण करता हूं कि दूध, शक्कर, अनाज, अगर कोई बीमार है तो दूध, शक्कर, अनाज न खाने से कोई मरा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला तो मर गया, ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती। फिर ऐसी अगर स्थिति है तो जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई भी दवाई को एसेंशियल एक्ट में क्यों नहीं डाला गया? भाई वो तो जीवन आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। वो तो भाई मरना या जीना उसके चंद मिनटों की बात है। यह कानून 1955 में बनाया गया था, और 1955 में बनाने के बाद में कई प्रकार की सरकारें आ गई, कई पार्टियों की आ गई। मैं इसलिए जानबूझकर कह रहा हूं, इसमें कोई व्यक्तिगत पार्टी वाली बात नहीं है, लेकिन सभी ने यह समझा कि किसानों को अगर गरीबी में हम नहीं रखते, किसान गरीबी के माध्यम से अगर वो देहातों में नहीं बसेगा, तो हमको इकट्ठे वोट कैसे मिलेंगे? इकट्ठे वोट मिलाने की राजनीति है ये। जैसे स्लम्स में दादा लोग या गुंडा लोग या राजनीतिक पार्टियां स्लम्स को वैसे ही रखती है। बंबई की धारावी झोपड़पट्टी जो है उसको 100 साल से वैसे ही रखा गया है, क्योंकि धारावी में जो झोपड़पट्टी एशिया की सबसे बड़ी, वहां पे कई नजदीक नजदीक मतदान केंद्र खुले जाते हैं, मतदाता मिलते हैं। ऐसी ही व्यवस्था सभी पार्टियों के राजनेता आमतौर पर चाहते हैं, और इसीलिए देहाती किसानों को गरीब रखने की जो व्यवस्था है, वो गरीब रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था किया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से 1955 में बने हुए ये जो कानून को, इन चीजों को निकालने का किसी ने प्रयास नहीं किया एक्सेप्ट मोदी जी। मैं मोदी जी के सभी पहलुओं का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सुधारने की कोशिश की। जो 3 कृषि कानून लाए थे, वो तीसरे कृषि कानून में उन्होंने, तीसरा जो कृषि कानून था कि ये जो जीवनावश्यक के नाम पे किसानों को मतलब दबाया जाता है, डुबाया जाता है, उसमें से दलहन, तिलहन, कपास का धागा, अनाज, प्याज और आलू, इन चीजों को निकालने का मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान रखा था। बहुत सराहनीय कदम था। दुर्भाग्यवश वह नहीं हो पाया, लेकिन आज भी इन चीजों को वहीं पे रखा गया है। और ये क्यों रखा गया है, इसकी कहानी और थोड़ी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार को ये समझता नहीं कि निकालना चाहिए करके, अलग अलग पार्टियों में भी विद्वान है, उनको नहीं समझता, ऐसी बात नहीं है। इसका दुखड़ा दूसरा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स मतलब जीवनावश्यक कानून में इन चीजों को रखने से इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो है, वो मुद्रास्फीति बढ़नी नहीं चाहिए, यही हर सरकार चाहती। मुद्रास्फीति बढ़ी तो क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ी तो इनको सभी गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर पेंशनर हो, इन सब
का डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, डीए बढ़ता है। आप बीच बीच में खबरें सुनते हो कि भाई सरकार 1 जुलाई से डीए दे रही है, 1 जनवरी से डीए दे रही है, 3% डीए बढ़ेगा। और 3% भी डीए अगर या 1%, 2% भी बढ़ जाता है तो करोड़ों रुपए का भुगतान सरकार को करना पड़ता है। आज करीबन अपने देश में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के गवर्नमेंट कर्मचारी और केंद्र के गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर्स, इनकी सबकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है लगभग। और इनको थोड़ा भी अगर 100, 200, 500 रुपया भी अगर बढ़ जाता है डीए के माध्यम से तो करोड़ों रुपए का भुगतान सरकारों को करना पड़ता है, केंद्र सरकार को भी करना पड़ता है और राज्य सरकारों को भी करना पड़ता है। तो व्यवस्था ही ऐसी करे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ना ही नहीं चाहिए, मुद्रास्फीति बढ़नी ही नहीं चाहिए। मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी तो हमको डीए देने की नौबत नहीं आएगी। फिर आप बोलेंगे या मन में आएगा कि सर फिर मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है? तो मुद्रास्फीति बढ़ाने में या इन्फ्लेशन में सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसके साथ में और भी कुछ मेटल्स है और भी बाकी चीजें हैं। उन चीजों पे सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है। कार की कीमत बढ़ जाती है, व्हीकल की कीमत बढ़ जाती है, उस पे उनको सरकार उतना कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उनको खुद के कानून है। मेरी फैक्ट्री में से इतनी लागत हुई है, मेरे कार की कीमत मैं तय करूंगा, मेरे स्कूटर की कीमत मैं तय करूंगा, मेरे यहाँ से जो लोहा जा रहा है बिल्डिंग मटेरियल के लिए उसकी कीमत मैं तय करूंगा। तो बाकी पे वहां पे जितनी भी और भी आइटम है उनको वो लोग तय करते हैं और जिसके माध्यम से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती तो डीए देना पड़ता है और करोड़ों का भुगतान करना पड़ता है सरकार को। तो इसलिए सरकार यही चाहती है कि दबाने वाला सेक्टर जो है वो सिर्फ किसानों का है। यह अलग अलग बिखरे हुए है, ये इकट्ठा आती नहीं है, इनकी यूनियन बन नहीं सकती है और इनकी यूनियन नहीं बनने से वो सरकार पे जिस तरह से चाहिए उस तरह से प्रेशर नहीं दे सकते और इसलिए प्रेशर नहीं देने से इनको दबाने की हमेशा कोशिश होती है। तो ये हो गया। अब ये जो एग्रो मटेरियल्स, अब हमको ये इन्फ्लेशन या महंगाई रोकने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं वो तरीके को सरकार द्वारा जो अपनाए जाते हैं उनको हमको रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध सरकार से है, हमेशा अपने क्लास में भी कहा जाता कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हम भी मानते हर चीज सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार जो गलत चीजें करती है उसको कौन रोकेगा? सरकार जो गलत चीजें करती है उसको सरकार ही रोकेगी, उसको आम आदमी नहीं रोक सकता। हमारी निर्भरता सरकार पर नहीं होनी चाहिए हर चीज के लिए, इस बिंदु से हम भी सहमत है। लेकिन अगर गलत चीजें होती है और सरकार द्वारा अगर होती है तो उसको सरकार ने ही रोका जाना चाहिए। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है और यही मांग जो है, यही बात जो है वो यही बात हमेशा होनी चाहिए। अब यह आप समझ गए कि किस तरह से यह बात होती है। तो निश्चित रूप से अब इसमें से रास्ता क्या हो सकता है कि अड़ंगे जो अलग अलग निर्माण किए जाते हैं, एक तो पहले तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही गलत तरीके से बनाई जाती है। यानी किसान के पास एक तो पैसा आता नहीं, आता तो कितना कम आता है और उसके लिए क्या क्या अड़ंगे सरकार ने बनाए हैं यह भी हमारी समझ में आना चाहिए। पहला अड़ंगा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वही गलत तरीके से निकालना। एक बार मैंने क्लास में बोला था, अगर आप लोगों को ध्यान में है, कि हर फैक्ट्री में जो भी मशीन यूज की जाती है उसमें डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकाली जाती है कि यह मशीन 10 साल में खराब हो जाएंगी। अगर 1 करोड़ की है तो उसको 10-10 लाख उसके लागत खर्चे में पकड़े जाओ ताकि जमा किया जाए और फिर 10 साल के बाद में वो मशीन बदली जाए। किसानों के साथ ऐसा नहीं होता, चाहे उसके बैल के बारे में भी नहीं पकड़ा जाता और उसके ट्रैक्टर के बारे में भी नहीं पकड़ा जाता। इसको हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते समय नहीं की जाती।
दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। अगर छोटी सी भी फैक्ट्री होती है तो वहां पे चौकीदार की तनख्वाह पकड़ी जाती है, लेकिन हम सवेरे उठते ही अपने खेत को बराबर है कि नहीं, उसमें गाय आई कि नहीं, अगर कुछ फल लगे हैं तो भी बच्चों ने तोड़े तो नहीं, जानवरों ने तोड़े तो नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, यह उसमें नहीं पकड़ी जाती। तीसरी चीज है कि घर में जो लेबर काम करता है, घर की महिला है, अगर दूध की फैक्ट्री है, दूध का धंधा है, तो घर में जाने के बाद में डबकी धोनी पड़ती है, उनको उनका गाय उनका गोबर उठाना पड़ता है। यह सब जो है यानी होम लेबर जिसको बोलते हैं, ये होम लेबर भी आज भी व्यवस्था है कि उसमें नहीं पकड़ी जाती। तो सही ये पहला एक महत्व का अड़ंगा है जिसके माध्यम से किसानों की जो आय मिलनी चाहिए वो आय व्यवस्थित मिलती नहीं। दूसरा क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भंडारण की व्यवस्था, मार्केट की व्यवस्था जितनी चाहिए किसान के पहुंच में आने के लायक, वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। पंजाब में और हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे पहुंच 20 या 25 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने की व्यवस्था है। उनको ये चाह रहे थे कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो शायद इतने पूरे भंडारण, इतने मार्केटिंग व्यवस्था रहेंगी नहीं और हमको लंबा जाना पड़ेगा। यह भी उनका एक पहलू था। तो किसानों के पहुंच में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं बननी चाहिए, या आज नहीं है, तो ये दूसरा अड़ंगा है। प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में भी वही है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में, जैसा हमने शुरू में भी कहा कि वो व्यवस्थाएं किसान की पहुंच में नहीं है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके लिए पूरा पैसा सरकार ने लगाना चाहिए करके, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन बाकी क्षेत्रों में होता है तो कृषि में प्राइवेटाइजेशन करने की क्या हरकत है? इसके लिए भी मैं मोदी सरकार को और स्पेशली मोदी जी को मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने की भरकस कोशिश की, हालांकि उसमें नाकाम हुए। लेकिन वही रास्ता है कि उसके अलावा हम प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ही हम अलग अलग जगह पे, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसानों के दायरे में हम भंडारण यानी स्टोरेजेस और प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। यही होना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं है। तीसरा अड़ंगा सबसे महत्व का अड़ंगा है, इसमें मोदी भी शामिल है कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में अड़ंगे निर्माण करना। ये मोदी जी ने भी किया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक तरफ आप बोलते हो, कृषि नीति में लिखा है 2020 के कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, किसानों ने अपना माल उचित दामों पे बेचना चाहिए, लिखा है उसमें। अगर किसानों ने अपनी उपज उचित दामों पे बेचनी चाहिए, ज्यादा दामों पे बेचनी चाहिए, महंगे दामों पे बेचनी चाहिए, तो महंगे दाम मिलने की जब नौबत आती है तब भी उसमें अड़ंगे क्यों निर्माण कर रहे हो? अगर पूरे दुनिया में गेहूं की डिमांड ज्यादा है और गेहूं के अगर रेट बढ़ रहे हैं तो गेहूं पे आपने क्यों ध्यान लगाया? गेहूं से आटा बन रहा है तो परसों ही गेहूं के आटे पे, रवा मैदे पे क्यों ध्यान लगाया? एक तरफ बोलोगे कि किसानों की उपज को ज्यादा दाम मिलने चाहिए और ज्यादा दाम मिलने का जब अवसर आता है तब उस पर बैन लगा देते हो। यह निश्चित रूप से गलत प्रयोजन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे कंट्रोल करता है, बाकी ये चीजों पे नहीं करती। कि भी इंपोर्ट के बारे में वैसा, वो विदेश में सस्ता मिल रहा है, वहां से हम पाम ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से तेलों के भाव कम होंगे। भाई हम तो बोलते कि विदेशों में कारें सस्ती है तो कार यहाँ पे इंपोर्ट करो। देखो देखो भला, यहाँ पे भारत के जो कार उत्पादक है लाने देते क्या? विदेशों में स्कूटर सस्ती है, यहाँ के उत्पादक देखो भला लाने देते क्या? फिर वो प्रेशर करते हैं तो उनकी बात मानी जाती। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमेशा किसानों को डुबाया जाता है, चाहे वो छोटी सी प्याज की बात क्यों ना हो। हमारे पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे संबंध है नहीं है सबको पता है, लेकिन यहाँ पे प्याज की कीमत बढ़ते बराबर पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट करने की कोशिश की गई और लाया गया। ये कहा की नीति है? पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट करके आपने क्या किया? आपने यहाँ पे भारत के जो प्याज उत्पादक थे उनके भाव गिराने का, उनकी प्राइस गिराने का
आपने काम किया है जो एकदम गलत कदम है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अनवांछित जो इंटरवेंशन सरकार करती है, यह भी एक गलत कदम है। दूसरा एक गलत कदम होता है कि अंतरराज्यीय परिवहन को रोका जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। आज अगर पंजाब के किसानों को, पंजाब और हरियाणा में अगर अच्छे दाम चावल को और गेहूं को मिल सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में तो टनों से गेहूं है। मैं तो कई बार वहां पे घूम के आया, टनों से। और यहां से टनों से अगर गेहूं पंजाब में ले जाया गया तो वहां पे भी उचित हमको एमएसपी मिल सकती है। लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं होगा। आज भी पंजाब के बॉर्डर पे मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं से भी गेहूं की गाड़ियां नहीं ली जाएगी। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में, भाई हम तो एक ही देश के निवासी है, एक राज्य के दूसरे राज्य में साबुन जा सकती है, बाकी औद्योगिक चीजें जा सकती है, टूथपेस्ट जा सकता है, ब्रश जा सकता है, किसानों की उपज क्यों नहीं जा सकती? यह भी एक महत्व का अड़ंगा सरकार ने डाला है और आज भी वो है। इसमें भी फिर से मैं मोदी जी की सराहना करूंगा कि उन्होंने जो कृषि कानून लाया था उसमें इस प्रावधान को तोड़ा था उन्होंने, कि छूट दी थी कि किसान देश में कहीं पे भी अपना माल लेके जा सकते करके। लेकिन वो कानून फिर से वापस आ गया, तो आज जो अड़ंगा है वो अड़ंगा वैसा का वैसा ही रहा है। और सरकार द्वारा जो जब कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अन्य फसलों की तरफ किसान जाना चाहिए, भाई अन्य फसलों को आप उचित दाम दोगे, अच्छे दाम दोगे तो ही किसान जाएंगे ना, वरना अगर उनको अच्छे दाम मिलेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? पंजाब के किसानों के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ने में आई कि किसानों को उनको कहा गया कि भाई आप दूसरे फसलों की तरफ जाए। उन्होंने कहा कि भाई हमको गेहूं और चावल में जैसे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलते हैं, वैसे ही अगर दूसरे चीजों के बारे में बोलो, वैसे मार्केट खोल दो, वैसी व्यवस्था कर दो, हम जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। यह कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में 10 इकोलॉजिकल उन्होंने जोन बनाए और 10 इकोलॉजिकल जोन बना के वहां पे वैसे मार्केट उन्होंने खड़े करने की व्यवस्था चालू है। तो निश्चित रूप से कर्नाटक में कई किसान अलग अलग फसलों की तरफ मुड़ने की कोशिश हो रही है। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि किसान मुड़ते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको जो 2 पैसे मिलने चाहिए वो 2 पैसे उस तरह पे अगर मिलती है तो निश्चित रूप से बात होती है। एक अड़ंगा और भी है कि शहरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण होता है। यह बात महात्मा गांधी जी ने 1930 से जो लिखी है, 2022 में भी आज भी वैसी है कि शहरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण होता है। उस जमाने में शायद व्यवस्थाएं अलग थी, आज अलग है, लेकिन शोषण के आयाम आज बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गया आयाम? शहरों में बड़े कारखाने रहते, मीडिया रहता, वर्तमान पत्र और फिर डिजिटल मीडिया और बाकी लिटरेट लोग रहते, और वो ओपिनियन बनाने वाले लोग रहते, पढ़े लिखे लोग रहते, और ओपिनियन और मोस्टली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते। तो निश्चित रूप से एक छोटा सा बात आते बराबर बोल देते। थोड़ा सा गेहूं का, सब्जी का 1-2 रुपए में अगर रेट बढ़ गया, अरे 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 भाई महिलाओं का बजट बिगड़ गया। अरे भाई महीने में कितना चावल, कितनी सब्जी खाते आप लोग? उसमें हम 300 रुपए का, 400 रुपए का रिचार्ज लेते, उससे बजट नहीं बिगड़ता। उसकी बातें मीडिया में नहीं आती। लेकिन भाई वो देखो, गोभी 5 रुपए से महंगी हो गई, टमाटर के भाव इतने बढ़ गए, प्याज के भाव इतने बढ़ गए। लेकिन किसानों ने प्याज फेंके, फिर टमाटर भी फेंके, उनका लागत खर्चा भी नहीं निकला। इसके बारे में कितनी बातें आती। तो मीडिया के माध्यम से शहरी लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों को, मतलब जिसको एक्सप्लॉइट बोल रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, यह भी एक तरीका हो रहा है। मैं अब थोड़े आंकड़े प्रस्तुत करूंगा कि आपको एक ध्यान में आ जाएगा कि लूट सरकारों ने, मैं सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं बोलता, कि सभी केंद्र सरकारों ने और उनके माध्यम से राज्य सरकारों ने किसानों को कैसे लूटा है। मैंने मिसाल के तौर पर सिर्फ 10
जो फसलें हैं 10 फसलों का 98-99 का गवर्नमेंट ने जो दी वो एमएसपी, और 22-23 में मोदी सरकार ने जो दी वो एमएसपी मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा एक लॉजिक, तर्कशास्त्र जिसको बोलेंगे, जो आपको हमको आसानी से समझता है कि यह 25 साल का पीरियड है, 98 से 2023 तक या 22 तक, 24-25 साल का है। अब 24-25 साल में थोड़ा सा तर्कशास्त्र कि अगर किसान विकास पत्र लेते हैं तो हमारा 5.5 साल में पैसा दुगुना होता है। आज के बैंक के रेट्स पकड़े तो 7.5 साल में पैसा दुगुना होता है। मैं 24 साल का ब्यौरा दे रहा हूं, तो 24 साल में 5.5 साल का अगर किसान पत्र पकड़े, किसान विकास पत्र गवर्नमेंट की योजना है, मैं मेरी योजना नहीं बोल रहा, तो 64 पैसा बन जाता था। अगर 7.5% 7.5 साल की भी योजना ले तो तिगुना पैसा बन जाता था। अब वो 98-99 में जो एमएसपी गवर्नमेंट ने दी, 22-23 में रेट दिए, और एक्चुअली बनने कितने चाहिए थे ये मैं आपको सिर्फ 10 फसलों के बारे में ब्यौरा देता हूं। पहली फसल है गेहूं। 98-99 में 550 रुपया पर क्विंटल का रेट था। मोदी जी ने जाहिर किया है 2040 22-23 में। एक्चुअली अगर किसान विकास पत्र के माध्यम से हम 4 बार अगर चौगुना पैसा बोले तो 550 रुपए के कितने बनते हैं? 8,800 रुपए। तिगुना अगर पकड़े 7.5 साल की तो भी 4,400। हम तिगुना की बात करेंगे, छोड़ो किसान विकास पत्र, भाई किसानों का बहुत बड़ा दिल होता है। आज अगर हम तिगुना भी पकड़े तो भी रेट क्या होना चाहिए था? 4,400। क्या जाहिर किया है? 2040। कितना प्रतिशत? 46%। घाटे का धंधा होगा कि मुनाफे का होगा? दूसरी फसल है तुअर। 960 रुपया 98-99 में रेट था, अब जाहिर किया है 6,600 रुपया। हम 7.5 साल की भी अगर 3 साइकिल पकड़े तो रेट आता है 7,680 रुपया। मतलब 7,680 आता है, ये 6,500 दिया है। 85% रेट देने की इसमें कोशिश की गई है, लेकिन पूरा नहीं दिया गया, और वो गलत तरीके से तो एमएसपी बनाई जाती है। मैं थोड़ी देर के पहले बोला चने का रेट था 895, अभी जाहिर किया है 5,230। एक्चुअली 3 साइकिल में बैंक रेट से आता है 7,160 रुपया। मतलब सिर्फ 73% ही हमको देने का प्रावधान किया है, उससे ज्यादा नहीं। कपास का रेट था 1,650, जाहिर किया है 6,380। एक्चुअली आना चाहिए 3 साइकिल में भी बैंक रेट से 13,200। 13,200 आना चाहिए, और 6,380 दिया, 50% भी नहीं है। किसान, कपास वाले किसान ज्यादा आत्महत्या क्यों करते हैं? यह उसका कारण है। अरे भाई, जितना लगाया गया उसके 50% भी पैसा अगर वो किसान को नहीं दोगे तो किसान जिंदा रहना चाहेगा? किसानों के आत्महत्याओं की खोज करते समय यह जो बिंदु है, इन बिंदुओं को ध्यान में नहीं लिया गया। सोयाबीन का रेट था 705 रुपया, आज दिया गया है 4,300। 3 साइकिल में भी बैंक रेट से होना चाहिए 5,640। 5,640 होना चाहिए, लेकिन 4,300 ही अभी इस वर्ष के लिए जाहिर किया है, तो सिर्फ 76% है। भाई गन्ने की बात बोलता हूं, सबको लगता है कि गन्ने के किसान यानी बहुत अमीर किसान होते हैं। गन्ने का रेट था 52 रुपया, अभी जाहिर किया है 305 रुपया। बैंक हिसाब से होना चाहिए, 3 ही साइकिल पकड़ा मैंने 7.5 साल में एक, तो 24 साल में 3 साइकिल होगी, 416 होना चाहिए। उसमें भी 73% ही दिया गया है, पूरा भुगतान उनको भी नहीं किया। मक्के का रेट था 390, जाहिर किया 1962, होना चाहिए 3120। जवार में था 390, जाहिर किया 2970, होना चाहिए 3120। बाजरा में 390 था, जाहिर किया 2350, होना चाहिए 3120। मूंगफली का रेट था 1,040, जाहिर किया 5,850, होना चाहिए 8,320।
सूरजमुखी का रेट था 1060, जाहिर किया 6400, देना चाहिए 8480, और धान का रेट था 440, जाहिर किया है 2040, एक्चुअली देना चाहिए 3520। मैं बैंक के प्रावधान की ही बात बोलता हूं। अगर किसान विकास पत्र की बात बोलता हूं तो इससे दुगुने पैसे मिलते हैं। मैं सदन से बोलना चाहता हूं, यही चीजें है जो चीजें हमको क्यों गरीबी में रखती है। और गरीबी में रखते समय दो बिंदु जो है, ये दो बिंदुओं की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1991 से अगर हमने खुली अर्थव्यवस्था, मनमोहन सिंह जी अर्थमंत्री थे और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, खुली अर्थव्यवस्था का हमने अगर स्वीकार किया है, गैट करार का अगर स्वीकार किया है कि सब हम खुले से ही बोलेंगे, खुली व्यवस्था को अपनाएंगे, ऐसी अगर व्यवस्था हमने वहां पे लिख दिया है, तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्लोज सेक्टर में क्यों रखा गया? यह बात मैं आज नहीं बोल रहा, मैं 85 से जब मैं खुद प्रोफेसर था तब से बोल रहा हूं कि हमारी नौकरी तो चलेगा, लेकिन अगर ओपन खुली अर्थव्यवस्था है तो लोगों को 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए एक प्रोटेक्शन देके बंद व्यवस्था में क्यों रखा जाता है? उनको खुली व्यवस्था में क्यों नहीं रखा जाता? तो खुली व्यवस्था में वो होना चाहिए। या फिर किसानों के लिए खुली व्यवस्था के भरोसे छोड़ के उनको प्रोटेक्शन उनका हटा दिया। उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वो प्रोटेक्शन की बात नहीं, मतलब 24 फसलों की जो एमएसपी आती है उसमें 25वीं फसल नहीं जोड़ी गई, कई ढेर सारी जो व्यवस्था है वो नहीं की गई। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको हवा में छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया कि उनकी उन्नति न हो, और जो क्लोज सेक्टर है वो क्लोज सेक्टर में सभी प्रोटेक्शन के बात हो गई। और यही जो भारत के किसानों के गरीबी का मुख्य कारण है, यही कारण है। एक्चुअली आज के किसानों की स्थिति क्या है कि प्रोटेक्शन नहीं है, और प्रोटेक्शन मिलने के प्राइवेटाइजेशन और बाकी के जो अवसर है वो भी अवसर नहीं है। इसको जैसा कि अपन बोलेंगे कि माँ पेट भर खाना नहीं दे सकती और पिताजी खाने के लिए बाहर जाने नहीं देते, तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे एक तो मर जाएंगे या जिंदे रहेंगे, लेकिन वो कुपोषित ही बनेंगे। आज की हमारी किसानों की जो व्यवस्था है, वो किसानों की व्यवस्था हमारे देश में इसी तरह की है। अब इसमें से रास्ता क्या निकलेगा, इसमें से आखिर का जो पहलू मैं बोल के बंद करने वाला हूं कि यह तो विश्लेषण हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी कुछ मांगों को निश्चित रूप से, बाकी तो यह है ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, हम ग्रुप फार्मिंग करें, किसानों में जागृति करें, यह निश्चित रूप से पहले मंजिल की जो बातें हैं, पहली मंजिल की बातें भी करें, दूसरे मंजिल की बातें भी करें, लेकिन तीसरे मंजिल पे जो सीढ़ियों को हमको चढ़ने नहीं देते, वहां पे जो अड़ंगे सरकार ने निर्माण किए हैं, उन अड़ंगों को दूर करने के लिए हमें सरकार से ही बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी? सबसे पहली बात कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कृषि उपजों की यादी को निकाल डालो। जो मोदी जी ने किया था और फिर पीछे लिया, तो वो कानून की परिभाषा छोड़ दो, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा। हम जब तक नहीं बोलेंगे कोई नहीं करेगा। 1955 से 2020 तक अगर किसी ने नहीं किया, वो तो सिर्फ मोदी के मन में आया, लेकिन वो भी वापस हो गया। तो भाई ये एसेंशियल कमोडिटी, जीवनावश्यक जो कानून है, उसमें से कृषि उपजों की यादी को निकालो। दूसरा कदम होगा कि सही मापदंडों पर एमएसपी का निर्धारण करो। जो मैंने बोला कि डिप्रिसिएशन नहीं पकड़ा जाता, घरेलू लेबर की बातें नहीं पकड़ी जाती आदि, कि सही मापदंडों पर एमएसपी का निर्धारण करो। कम से कम सही निर्धारण करने के बाद तीसरी जो मांग होगी कि भाई बैंक में कुछ भी ना करते हुए 10% का मुआवजा मिलता है, तो किसान अगर मेहनत करता है तो उसको जितनी भी एमएसपी पकड़ी जाती उसमें 15% दो। अरे उसको 15% दो, काम काय के लिए करेगा? आज किसानों के बेटे बेटियां जो काम नहीं करना चाहते, उनको पता है कि भाई जितना लागत है उतना भी पैसा नहीं निकलता, तो मैं मेरा समय क्यों बर्बाद करूं? उनको अगर लगता है कि भाई मेरा खर्चा जाके मेरे को कम से कम 15% मेरे को मिल रहा है, इतना अगर उनको इंसेंटिव मिले तो ही किसानों के या देहाती बच्चे उस क्षेत्र में जाएंगे। तो इसलिए कम से कम 15%
को मिलाकर फाइनल एमएसपी में जोड़ा जाए और उसके आधार पे फिर खरीद की जाए। कृषि उपज की वहन अंतरराज्य बंदी जो है, जैसा एमपी वाले पंजाब में माल लेके नहीं जा सकते, यह बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम हमारे देश के किसान हैं, हम कहीं भी जाएंगे और कहीं पे भी हम अपना माल जो है वो बेच सकेंगे। यह डिमांड भी, क्योंकि यह सब भी किसानों सरकार के दायरे में है, तो सरकार से यह डिमांड करनी होगी। एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में सरकार हस्तक्षेप न करे, बिल्कुल हमको खुले दिल से ये कहना पड़ेगा कि आप बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसमें यदि आप हस्तक्षेप नहीं करते तो किसानों के दायरे में भी आपने यह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर तालुका स्तर पर सरकारी या प्राइवेट मंडी भंडारण की व्यवस्था हो, चाहे उसके लिए फिर प्राइवेट लोगों की मदद ली जाए, कोऑपरेटिव की मदद ली जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो, यह भी हमको बताना पड़ेगा। और आखिर में जिसे हम कई छोटे छोटे किसानों के पास में लागत लगाने के लिए पैसा नहीं होता, तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, जिसको भी मोदी जी ने बोला था, वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की कई जगह पे है, पंजाब में भी है, जिन्होंने विरोध किया था वहां पे 10% ज्यादा आज भी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को रेगुलराइज करो, उसको कानून के अंतर्गत लाओ और उसको उसके माध्यम से किसानों को एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करो। ये 6-7 मांगे जो है वह मांगे, क्योंकि सरकार ने ही निर्माण किए हुए अड़ंगे हैं, तो सरकार ही उसको दूर करेगी और सरकार ही ऐसी व्यवस्थाएं करेंगी, प्राइवेटाइजेशन को बुलाना, भंडारण करना आदि। इसलिए यह सरकार से मांगे हमको करना चाहिए और यह मांगों के बारे में हमको जन जागृति करनी चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ में मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनके माध्यम से ये करना चाहिए और फिर हम उसको जन आंदोलन बना सकते हैं। यही बाबा जी का और आचार्य जी का जो कहना है कि किसानों का जन आंदोलन कैसे बनेगा, यह तरीका होगा जन आंदोलन बनाने का। अंत में मैं एक बात बोल के मेरे शब्दों को विराम करूंगा कि यह सब सरकार ने ही निर्माण किए हुए अड़ंगे हैं। इसलिए इस देश के महान नेता शरद जोशी जी, उन्होंने 1990 में एक नारा दिया था कि सरकार ने ही जो अड़ंगे निर्माण किए हैं, वो अड़ंगे अगर सरकार ही दूर हो जाए तो किसान अपने आप अपने उपज का योग्य मूल्य पा सकता है। हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको ये 2000-3000 रुपए मिलने वाला महीना नहीं चाहिए। हमारे उपज का जो मूल्य है वो मूल्य चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार ने जो अड़ंगे निर्माण किए हैं वो अड़ंगे अगर दूर हो जाते हैं तो किसान अपने बलबूते पे निश्चित रूप से 2 पैसे पा सकता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि सरकार अगर ऐसा नहीं करता तो आप सरकार से कहो, सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है। सरकार समस्या क्या सुलझाए, अगर नहीं सुलझेगी तो सरकार यही समस्या है। ये सरकार की समस्या जो है, सरकार नाम के जो प्रावधान है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इन्होंने अड़ंगे निर्माण किए हैं, उनको अगर दूर होते हैं तो ही किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम ले सकेगा, तीसरे मंजिल के छत पे पहुंच सकेगा और निश्चित रूप से किसानों का विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे वाणी को मैं विराम करता हूं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा की। हमारे सदन में उपस्थित हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट कर लें। और जी ओम जी सर, जो आपने 1998-99 से जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, यदि इसको और पीछे ले जाएं तो शायद ये अंतर और ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी अभी आपने जो 98-99 से प्रस्तुत किए हैं, इनको यदि हम और पीछे ले जाएं तो ये अंतर और ज्यादा होगा। और एक बात इसमें यह है कि जो किसान उत्पादन करता है और जब एक्सपोर्ट होता है या जो उसका माल जब बाजार जाता है तो मूल्य में जो अंतर होता है वो कई गुना होता है।
उसको कैसे उसकी पूर्ति कैसे हो। जैसे आज जो है मतलब जब फसल आती है तो प्याज जो है 4 रुपए किलो में खरीद के, और स्थिति ये बनती है कि 80 रुपए में बेचा जाता है। इस पर कैसे निगरानी हो, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब उपज होती है तो मूल्य एकदम सस्ते हो जाते हैं, और जब उसकी कमी होती है तो एकदम मूल्य बढ़ जाते हैं, और उसका फायदा व्यापार जो हमारा बिचौलिया है वो उठाता है। किसानों को उसमें कुछ नहीं मिलता। एक्सपोर्ट भी होगा तो बिचौलिया फायदा उठाएगा, किसानों को कहाँ फायदा मिलेगा। किसान का गेहूं तो उस समय बहुत कम रेट पे खरीद लिया जाएगा। अब एक्सपोर्ट यदि होता है तो फिर भी बिचौलिया ही फायदा उठाता है। इस पर कैसा नियंत्रण हो, इस पर भी थोड़ा सोचा जाना चाहिए। ओम। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, और इसके लिए जो प्रयोग किए गए हैं हमारे वर्धा जिले में, नागपुर जिले में जो प्रयोग, वर्धा जिले का तो मुझे 100% पता है कि जो उपज आती है उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, और उस पे उस दिन का जो 70% है, 70% ऋण दिया जाता है, भुगतान किया जाता है। और वो जो उपज बेची गई ऐसा नहीं माना जाता, 70% उसको ऋण दिया जाता है या उच्च दी जाती है, और वो भी 1-2% के नॉमिनल माध्यम से। और उसको कहा जाता है कि जिस दिन आपको बेचना है वह उस समय बेच सकते हो, चाहे 2 महीने के बाद बेचो, 4 महीने के बाद बेचो, और उस समय जो रेट रहेगा उस रेट से उसको बेचने की व्यवस्था की जाती है। और उस समय वो 70% और उसका 1-2% से जो भी खर्चा होता है वो काट के बाकी पैसा किसानों को दिया जाता है। यह व्यवस्था हमारे वर्धा में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में करीबन 20-25 सालों से चल रही है। अभी गत 4-5 वर्षों में वो बंद की क्या पता नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है, अगर हर जिले में हो, हर जगह पे हो, तो निश्चित रूप से यह एक रास्ता है जिसके माध्यम से किसानों को लाभ। जी आदरणीय और जी महानुभाव, ओम, जी आदरणीय सैयद जी, आज का जो कार्यक्रम था सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज डॉक्टर किशोर जी ने बहुत अच्छी बातों का समावेश किया, जो बहुत इस चीज पे मंथन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का रेट नहीं मिलेगा तो फिर उत्पादन में और किसान की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, वो मेरा बताता हूँ। कि हम लोगों ने जैसे किसी फसल का उत्पादन किया, आज पशु आहार बना रहे हैं, तो हमारी मक्का है, हम ही ने काटा है उसको, और हम ही ने पैक किया है उसको, और पैक करके अपने रेट से हम ही उसको मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो मेरे मेरे ख्याल से किसान को थर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा, जब भी उसको बचत होगी। आज मिर्च है, लाल मिर्च वो 100 रुपए बेचता है, लेकिन आज भी पिसी हुई मिर्च 500 रुपए किलो छोटे छोटे पैक में मिल रही है। तो इन चीजों में बहुत बड़ी मशीन का खर्चा नहीं है। अब हल्दी में हम लोगों ने खुद ही मशीन का वो किया, और हल्दी का प्रोसेस करके बेच रहे हैं, तो रेट बहुत अच्छे मिले। मेरे ख्याल से किसान को थर्ड फॉर्म में भी जाना पड़ेगा, अपना माल पैक करके बेचने में इसको पकड़ना पड़ेगा। इसमें सर थोड़ा सा आप वो बताइए, कैसे नहीं थर्ड नहीं, फॉर्म निश्चित में, और शरद जी, लाइसेंस की सुविधा कैसे मिल सकती है लोगों को। शरद जी, आपका सुझाव जो है बिल्कुल सही है। पहल तो यही होनी चाहिए कि हम अपना माल प्रोड्यूस करके उसी को प्रोसेस करेंगे, उसी को मतलब क्लीनिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग सब करके जी हम अपने ही तरह से बेचने की व्यवस्था करें। यह जी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जी सभी उपज इस तरह से नहीं बेची जा सकती। ऐसे जी 1%, 2%, 5% किसान निकलेंगे, लेकिन जी हम आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता, जैसा कि कपास से कपड़ा बनाना है, अब कपास से कपड़ा कहाँ बनाएंगे, जी सर। या अलग तेल निकालना है, तो हर कोई छोटी छोटी यहाँ पे एक्सपेलर, उसमें क्वांटिटी इतनी कम आती है कि उसमें बड़ा ही एक्सपेलर चाहिए, और बड़ा एक्सपेलर डालने के लिए फिर एफपीओ, कोऑपरेटिव इसके माध्यम से प्रयास होने चाहिए। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है, लेकिन जहाँ पे अड़ंगे निर्माण हुए हैं उन अड़ंगों को दूर करने के लिए हमको कुछ अलग कदम भी उठाने पड़े। जी सर।
नमस्कार सर जी। जी आज डॉक्टर किशोर जी ने बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ ही अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन ये अड़ंगे तभी दूर होंगे जैसे गवर्नमेंट में आरक्षण या एम्प्लॉयज में आरक्षण होते हैं, ऐसे ही एक आरक्षण आना चाहिए कि उसमें 25% किसान एमएलए एमपी हों। जब तक हमारे किसान वहां नहीं पहुंचेंगे वो हमारे लिए कानून नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने वाला अपना होगा तभी अपना अपने के लिए सोचेगा। ये चीज पे हमने ध्यान देना होगा। हमने मतलब जो अधिकार हमारे वो मांगने होंगे। जब तक हम सरकार में अपना पैर नहीं रखेंगे ना, उसमें एक आरक्षण होना चाहिए। जैसे महिला आरक्षण है, 33% एमएलए एमपी महिलाएं होंगी, ऐसे ही 25% किसान का आरक्षण भी होना चाहिए। वो 25% किसान एमएलए एमपी होंगे। जब हमारी वहाँ वोट होगी ना, वहाँ हमारा अपना आदमी कोई बोलने वाला, हमारा अधिकार मांगने वाला खड़ा होगा, तभी हम अधिकार वहाँ मांग पाएंगे और उनको लागू करवा पाएंगे। जब तक हमारा अधिकार मांगने वाला नहीं होगा, वहाँ उनको लागू करने वाला नहीं होगा, तो हम अधिकार की बात करते रहेंगे, लेकिन उसमें आगे कुछ होना जाना नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हम एमएसपी की बात करते हैं। मतलब एमएसपी जो तय करते हैं वो लोग ऐसे लोग तय करते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि गेहूं की बिजाई कब होती है, गेहूं में कितने पानी लगते हैं, उसमें कितनी कॉस्ट लगती है। वो एमएसपी हमारा तय करते हैं। उसमें जब एमएसपी की बात हो, उसमें एक कमेटी बनाई जाए, उसमें किसान लिए जाए, हर जिले वाइज 5-5 किसान उस कमेटी में बनाया जाए। उस कमेटी से की एक मीटिंग हो साल में 2-3 बार। वो फसलों का एमएसपी तय करके सरकार को दें कि भाई ये हमारे को एमएसपी चाहिए, क्योंकि किसान को पता होता है कि उनकी कितनी लागत आई है, उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, तब वो प्रॉफिट मिल पाएगा, तब वो हमें सही एमएसपी मिल पाएगा। दूसरी चीज, सबसे मोटी चीज ये होती है कि हम मतलब इस चीज की तरफ ध्यान दे देते हैं, भाई प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग से ठीक है, फायदा होगा हमें, लेकिन अगर हम सब प्रोसेसिंग करने लगे तो लेने वाला कौन होगा इन बातों को। मतलब प्रकृति ने हर चीज का संतुलन दिया है। अगर हम उस संतुलन को लेके काम करेंगे तो कामयाबी रहेगी। असंतुलन किसी भी चीज का बिगड़ा तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, चाहे वो प्रोसेसिंग का हो। हर आदमी प्रोसेसिंग करने लग गया तो लेने वाला कौन बचेगा। दूसरी चीज, हम बिचौलिए की बात करते हैं, बिचौलिए खत्म हो जाए तो किसान को फायदा होगा। किसी भी सिस्टम का चेन से काम होता है। अगर बिचौलियों का आप खत्म कर दोगे, डायरेक्ट कस्टमर तक हर चीज हम नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। तो अगर जब हम डायरेक्ट कस्टमर तक जा नहीं सकते, बिचौलियों को हम खत्म कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ। एक सिस्टम कानून के तहत, अधिकार के तहत बनना चाहिए। ना बिचौलिए खत्म होने चाहिए, ना संतुलन बिगड़ना चाहिए, लेकिन कानून ऐसे बनने चाहिए कि हर चीज का एक प्रॉफिट तय हो। कानून बने कि भाई इस चीज की 5 रुपए कॉस्ट है तो इस पर 1.5 रुपए मुनाफा उस कस्टमर को मिले, ताकि उसका वो आगे काम करता रहे, उसके अपना परिवार का पालन पोषण हो सके। कि कानून ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रॉफिट तय होना चाहिए। जब तक हम प्रॉफिट तय नहीं करके चलेंगे, तब तक वो चेन सिस्टम संतुलन बिगड़ता ही रहेगा। क्योंकि कोई भी, अभी हम बात करते हैं सरकार का, मैक्सिमम जब भी किसान के प्रोडक्ट बढ़ता है, दाम बढ़ता है, तो बोला महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन महंगाई कहाँ बढ़ती है उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। महंगाई बढ़ती है एमएलए एमपी के अलाउंसों से। अभी मैक्सिमम हम सब समझते हैं, मतलब एक 300 रुपये में, 400 रुपये में पूरे महीने आप कितनी ही कॉल करो, कितना ही नेट यूज करो, 400 रुपये अलाउंस होता है। लेकिन एक एमएलए एमपी को एक महीने का 80,000 रुपये अलाउंस मिलता है। इन चीजों की तरफ भी हमने ध्यान देना पड़ेगा। हमारा टैक्स का पैसा कितना एमएलए एमपी बर्बाद कर रहे हैं। जब 400 रुपये में हमारा काम हो रहा है एक महीने का, उनको 80,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये चीजें हम तभी मांग कर पाएंगे जब हमारे वहाँ अपने योग्य अधिकारी, वहाँ एमएलए एमपी खड़े होंगे। तो इस चीज का हमने सबसे बड़ा विरोध ये करना है कि हमारा वहाँ अधिकार मांगने वाले हमने खड़े करने होंगे, कानून बनाने वाले खड़े करने होंगे, तब हम जाके सक्सेसफुल होंगे। जी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ भाई जी की बात से प्रेरणा मिली है। जी जी भाई जी बोल रहे थे कि एमएलए एमपी किसान होने चाहिए 25%। तो मैं कहता हूँ आज भी एमएलए और एमपी संसद में, विधानसभा में 25% से ज्यादा है। किसी भी एमएलए और एमपी ने आज तक किसान के हक में कोई भी आवाज नहीं उठाई है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। सर जी, आपकी बात ठीक है। 25% किसान, आपने कहा 2 25% एकड़ किसान। जमीन खरीद के तो किसान बन जाता ना। एमएलए 2 एकड़ जमीन खरीदेगा, किसान बन गया। नहीं नहीं सर जी, जो हम आप कर रहे हैं, जो किस एमएलए एमपी ये कहते हैं मैं किसान हूँ, उनसे आप ये पूछ के देखो कि भाई गेहूं कब बिजाई होता है। अगर वो किसान है तो बता देगा गेहूं कब बिजाई होता है।
मतलब कहने से किसान नहीं हो गया वो। तो ये प्रॉपर्टी तो सभी के एमएलए एमपी जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है, वो चुनाव तभी लड़ पाता है। प्रॉपर्टी नहीं है तो एक आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं पाता, उसका खर्चा ही वहन नहीं कर पाता। सबसे मेन चीज ये होती है, जब भी कोई चीज कहीं भी कोई कानून बनता है, कुछ भी बनता है, जो मतलब राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो एक्टिव होते हैं हर मामले में, और वही वो एक्टिवता जो है वो एक्टिवता उनको आगे लाती है। और जो मतलब साधुवाद प्रकृति का होता है उसमें वो एक्टिवता नहीं होती, और वो एक्टिवता के कारण वो पीछे ही रहता है, और वो पीछे ही रहता चला जाता है वो साधुवाद के कारण। मतलब एक्टिवता साधुवाद में आएगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। राक्षस प्रवृत्ति में एक्टिवता ज्यादा होती है, वो हर मामले में ध्यान रखता है, भाई इस मामले में ये बात है, मुझे इस बात में बोल के आगे जाना है। और हम साधुवाद में क्या करते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, भाई छोड़ो कोई बात नहीं, हम क्यों वो करें। एक्टिवता नहीं हमारी साधुवाद में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डीडी शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आज के जो विषय के बारे में सभी ने चर्चा की, डॉक्टर किशोर ने जो 3 मंजिल का जो ये आज एक उदाहरण पेश किया, तो तीसरी मंजिल में ही मेन समस्या है। पहली दूसरी में तो है ये समस्या, लेकिन तीसरी मंजिल में ये समस्या है कि अब आप सब्जी उत्पादक क्षेत्र के एरिया को ले लें, तो जब भी हम वहाँ किसान अपनी फसल लेके जाता है तो उसका दाम उसे 10 रुपये मिलता है, लेकिन जैसे ही वो रेडी पे या किसी दुकानदार पे पास बेचने के लिए आता है, उसका दाम जो है एकदम 40 रुपया 30 रुपया रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जो डॉक्टर किशोर ने कहा कि इसके लिए छोटे छोटे आउटलेट्स कोऑपरेटिव सेक्टर में एफपीओ को बनाने पड़ेंगे, जिससे कि वो कंपटीशन आ सके। यही मेरा आज का इसके शामिल होने का आपके सामने रखने का विषय है, क्योंकि ये मार्केटिंग ही सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता, इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। नमस्कार। और सर जी एक चीज और है कि हमें महंगाई भत्ता जो एम्प्लॉयज को मिलता है, वो भी किसान को, अगर महंगाई भत्ते हर साल के जो हिसाब से बढ़ रहा है वो भी किसान को दिया जाए उसके एमएसपी में जोड़ के, तो भी उससे काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि किसान को तो कभी महंगाई भत्ता मिलता नहीं है। और जब अब वो बात करते हैं जो भाई हमने 100 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया, अरे किसान को तो कुल जिस दिन वो एक दिन क्रॉप बेचता है उसी दिन तो वो 100 रुपया मिलता है एक दिन, और जबकि कर्मचारी को तो डेली मिल रहा है। तो कम से कम उसको ऐसा तो सिस्टम लगाओ कि उसकी एवरेज बेस लगा के जो आप एमएसपी बढ़ा रहे हो वो महंगाई भत्ते के हिसाब से एमएसपी बढ़ा दो कि भाई डेली का कितना महंगाई भत्ता एक एम्प्लॉयज को पड़ रहा है, तो किसान को डेली का मिले, ना कि एक दिन का। जबकि उसको जो एमएसपी मिलता है वो तो एक दिन क्रॉप बेचने जाता है उसी दिन तो मिलता है ना, वो एक दिन ही मिलता है। तो इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जय किसान और जय जवान का जब नारा लगता है कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान, हमारे किसान को भाग्य विधाता कहा जाता है। जब जवान हमारे सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उनको 1 करोड़ से लेकर के कई सम्मान और उसके साथ जो मिलता है उसका हम विरोध नहीं कर रहे, अच्छी बात है, क्योंकि वो देश के लिए समर्पित होता है। किसान भी देश के लिए, खेत में अगर किसी सर्प ने किसान को काट लिया, अगर किसान की किसी आकाश बिजली गिरने से मौत हो गई, किसान को कितना कष्ट होता है, परंतु सिर्फ शब्दों में कहा जाता है जय जवान और जय किसान। किसान का सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता है, सिर्फ फोटो उतराई जाती है, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ किसान का स्वापा बांध के फोटो खिंचाई जाती है, उसका सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता है। किसान के पैर में जूते पहनाए जाते हैं मंच पे, बाकी किसान के लिए सम्मान नहीं किया जाता है। ऐसा हमारा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर गहन चिंतन किया जाए, चाहे 2 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन किसान का सम्मान, किसान का मान और किसान का उत्पादन का रेट सही मिलना चाहिए। तो अन्नदाता कह करके उन्हें सम्मान दिया जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है? सर जी अगर सरकार की ऐसे ही पॉलिसियां चली रही ना, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि किसान किसानी छोड़ जाएगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। वो कब तक नुकसान उठाएगा? आखिर में वो अपना धैर्य तोड़ देगा। और जिस दिन किसान ने अपना धैर्य तोड़ दिया ना, खाने की ऐसी समस्या आ जाएगी, तब सरकार और लोग कहाँ जाएंगे जो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तब उनको खाने को कहाँ से आएगा? ये कभी किसी ने सोचा है कि जिस दिन अगर किसान ने अनाज उगाना छोड़ दिया तो हम खाएंगे क्या?
सदन में चर्चा लगातार चल रही है। अगर और किसी भाई का कोई सुझाव हो तो आज सदन में प्रस्तुत करें। फिर 8:11 हो गए हैं। फिर धन्यवाद मुनिराज जी। आज मैं 2 शब्द बोलूंगा कि आदरणीय दुबे सर ने बहुत ही अच्छी बात हम लोगों के सामने बताई, लेकिन निश्चित रूप से ये किसानों का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम सारे लोग समझ रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ पॉइंट जो दुबे सर ने बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया था, इस जो बीच में आया था जो नियम, लेकिन हमारे ही बीच में हमारे ही किसान के नेता समझिए या किसान समझिए, वे लोग इस पर गहन विचार विमर्श नहीं किए, वो ऐसा प्रयास नहीं किए कि इसमें से जो अच्छी चीज है वो कम से कम लागू करवा लिया जाए, जो इसमें से अवांछनीय है, जो हमारे नुकसान के लिए है, उसको आउट करा लिया जाए। वो एक ही जिद पर अड़े रहे वापस करने के लिए, और अंत में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि ये वापस करना पड़ा। जब तक हमारे बीच में इस तरह के किसान रहेंगे, बनावटी किसान, और जैसा कि हमारे आदरणीय विक्की जी ने बताया कि किसान का आरक्षण होना चाहिए, मैं बता दूं विक्की सर कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने को किसान नहीं समझता है, और हम लोगों से ज्यादा खेती उनके पास है इस समय। जहां तक नॉलेज की बात है, अब इस समय सबके पास नॉलेज भी हो गया है। वो आप जैसे पूछेंगे कि किस तरह से धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वो बता भी देंगे, 2-4 लोगों को छोड़ करके जो बहुत इस स्तर से आते हैं कि, लेकिन सब लोग फील्ड में आते हैं, जाते हैं, अध्ययन करते हैं, वो सब बता भी देंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो पढ़ भी लेंगे, पढ़ करके बता देंगे। तो वो सारी चीजें उसमें हर जगह, जब तक अपने बीच में, अपने किसानों के बीच में इस तरह से आत्मीयता नहीं रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे किसानों के लिए प्रभावित हो, तब तक ये काम सुधरने वाला नहीं है। जैसा कि आदरणीय डीडी सर ने भी बताया कि तीसरा पॉइंट ही में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें गवर्नमेंट है और किसान है। गवर्नमेंट की व्यवस्था में निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, प्रयास हुआ भी था, लेकिन फिर हम लोग असफल हो गए। फिर भी कोशिश होना चाहिए, समय ज्यादा हो गया है। मैं इसी के साथ फिर एक बार सभी को अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और चूंकि समय हो गया है, अब अपन समापन की ओर चलते हैं, तो मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय ओम धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देख लिया था कि उर्मिला बहन जी के उससे जुड़े हैं आप। जी जी जी। तो आज के योग कक्षा और आज के जो हमारे डॉक्टर महाराष्ट्र के डॉक्टर किशोर दुबे सर ने जो किसान के प्रति और सरकार के बीच में जो कुछ बदलाव आना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हर बार दुबे सर के महत्वपूर्ण रहते हैं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ गए। तो इसी तरह ये महत्वपूर्ण सुझाव ये न्यूज़पेपर से, ये जो अभी मीडिया है, इससे होना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ ये अपना पहुंचना चाहिए तो सरकार के पास, तो तभी थोड़ा सा बदलाव आना होगा। अपनी जो सदन है अभी योगाहार की जो सदन है, इसमें से और भी अलग अलग तरह से मुद्दे अपन हर दिन उठाते हैं। ये मुद्दे मीडिया की तरफ से जाएंगे तभी कुछ किसान का तरफ ख्याल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज हमारे जो पंढरपुर के इटोवा जी है, उसकी आषाढ़ी एकादश की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे महाराष्ट्र में जो एकादशी का बड़ा व्रत रहता है,
वो उसकी भी बहुत बहुत मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि हमारे दुबे सर और आज के योग शिक्षिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय विनोद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोलेचंद जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल सर जी, आदरणीय रघुवीर रावत सर जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुनील यादव जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और योगाहार ARC से जुड़े और अभी तक कार्यक्रम से लेफ्ट हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करते हुए आज का योगाहार कार्यक्रम यहाँ पर समापन करते हैं। और कल इसी ऊर्जा के साथ सवेरे 5:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम। ओम सावधान को प्रणाम। ओम ओम ओम।